क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग पूरा करता है। वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है और 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझिए कि 3/5 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप ये समझिए कि कुल कार्य तो कितना है। यहाँ पर जो बट्टे में लिखा हुआ है ना 5, इसको तो हम मानेंगे क्या, कुल कार्य। तो कुल कार्य अगर 5 यूनिट है ना, तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने कितना कार्य किया है, 3 यूनिट कार्य किया है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि इसी 3 यूनिट कार्य को पूरा करने में उस व्यक्ति को 12 दिन का समय लगा है। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 दिन में जो कार्य किया जा रहा है ना, वो कार्य का 3/5 भाग ही किया जा रहा है। यानी कि कुल कार्य 5 यूनिट है, तो उस कार्य में से 3 यूनिट कार्य ही किया जा रहा है। और कितने दिनों में, 12 दिनों में किया जा रहा है। तो 3 यूनिट कार्य को पूरा करने में कितना समय लग रहा है, 12 दिन का समय लग रहा है। लेकिन कुल कार्य यहाँ पर कितना है, 5 यूनिट है ना, तो कुल कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर 3 यूनिट कार्य से यहाँ पर 12 दिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया होगा ना, तो यहाँ पर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का गुणा 4 से करने पर यहाँ पर आ जाएगा 20 दिन। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है ना, उस कार्य को पूरा कितने समय में कर सकता है, वह 20 दिन में कर सकता है। लेकिन उसने 3/5 भाग को कितने समय में पूरा किया है, 12 दिन में पूरा किया है। तो उसी से हमने ये निकाला है कि 20 दिन में कार्य पूरा कर लेगा। तो अब ये समझ में आ गया है कि जब कार्य किया जाएगा तो वह 20 दिन में पूरा होगा। लेकिन अब प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि कार्य पूरा नहीं करना है, कार्य का 3/4 भाग ही पूरा करना है। तो आप ये समझिए कि अब ये भिन्न जो 3/4 दिया हुआ है, इसका हम कैसे यूज लेंगे। तो यहाँ पर जो बट्टे में लिखा हुआ है 4, इससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि कुल कार्य को क्या कहा गया है, 4 यूनिट कहा गया है। लेकिन 4 यूनिट में से कितना कार्य करना है, 3 यूनिट कार्य करना है। तो अब आपको ये पता है ना कि जो ये 4 यूनिट कार्य है, यानी कि जो कुल कार्य है, उसको पूरा करने में कितना समय लगता है, 20 दिन का समय लगता है। जब यहाँ पर 4 यूनिट कार्य को पूरा करने में 20 दिन का समय लगता है, तो 3 यूनिट कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 दिन आएगा ना, तो यहाँ पर हमें 3 में भी 5 का ही गुणा करना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 दिन। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था ना कि वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा, तो 15 दिन में पूरा करेगा। और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको हम एक दूसरा तरीका भी बताते हैं, आप उससे भी प्रश्न को हल कर सकते हो। प्रश्न को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, एक फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, जो कि होता है M1D1। यहाँ पर आप H1 भी लिख सकते हो और बट्टे में लिखा जाता है W1। यहाँ पर आप देखिए, दो स्थिति है प्रश्न में। एक स्थिति है कि 3/5 भाग कार्य करना है, और एक दूसरी स्थिति है कि 3/4 भाग कार्य करना है। तो यहाँ पर हम M1 तो लिख ही दिया है, दूसरी स्थिति के लिए हम यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला तो वैसा ही लिखेंगे, लेकिन 1 और 2 इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशन दी हुई है। तो अब आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझिए कि यहाँ पर जो हमने M लिखा है, उससे हमें क्या पता लगेगा, M यानी कि व्यक्तियों की संख्या। लेकिन प्रश्न में तो एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पर M1 के स्थान पर एक ही आएगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पर D से क्या पता लगेगा, D से पता लगेगा दिनों की संख्या का, और H से हमें पता लगेगा घंटों की संख्या का। लेकिन यहाँ पर W क्या बताएगा हमें, W से हमें ये पता लगेगा कि कार्य कितना है। तो यहाँ पर हमें W1 और W2 के स्थान पर कार्य लिखना होगा। कार्य आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहली स्थिति में 3/5 है, तो दूसरी स्थिति में 3/4 है। तो आइए अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो आप देखिए कैसे हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। आपको पता है ना कि यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो सिर्फ दिनों की दी हुई है, और यहाँ पर घंटे की तो नहीं दी हुई ना। लेकिन अब आप देखिए फॉर्मूले में हमें कैसे लिखना होता है। आपको पता है कि व्यक्ति कितने हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो M1 के स्थान पर हमें एक ही लिखना होगा। फिर आप देखिए पहली स्थिति में जो दिनों की संख्या है वो कितनी है, 12 है, तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। लेकिन घंटे यहाँ पर नहीं दिए हुए, तो H1 के स्थान पर हमें कुछ भी नहीं लिखना है। फिर बट्टे में आप
देखिए कि जो W1 है वो कार्य को प्रदर्शित करेगा और कार्य कितना है 3/5, तो यहाँ पर हमें 3 लिखना होगा और यहाँ पर बट्टे में अगर 5 है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पर तो 3 आएगा और यहाँ पर ऊपर चला जाएगा 5, फिर बराबर लिखेंगे। फिर आप देखिए जो दूसरी कंडीशन है ना, उस कंडीशन में भी व्यक्ति वही है जो पहली कंडीशन में है, तो यहाँ पर M2 के स्थान पर भी हमें 1 ही लिखना होगा। लेकिन हमें दिनों की संख्या ज्ञात करनी है ना कि कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, तो हमें यहाँ पर D2 लिखना होगा। लेकिन घंटे यहाँ पर प्रश्न में नहीं दिए हुए, तो हमें H2 के स्थान पर कुछ भी नहीं लिखना है। बट्टे में हम लिखेंगे कार्य को, लेकिन कार्य आप देखिए कितना है 3/4 है, तो 3 तो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 4 ऊपर चला जाएगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं और यहाँ पर हम दिनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 से तो 3 कट ही जाएगा और 4 के पहाड़े से यहाँ पर हम 12 को काट सकते हैं, ये कटेगा 3 बार। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी। 5 का गुणा 3 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15 दिन। तो यहाँ पर प्रश्न में यही पूछा गया था कि एक व्यक्ति 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग पूरा करता है, वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, 15 दिन यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है 15% और 5% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि जो छूट है वो क्रमिक दी जा रही है, यानी कि लगातार। जैसे कि पहले 15% की छूट दी गई है और उसके बाद उस वस्तु पर कितने की छूट दी गई है, 5% की दी गई है। तो हमें तो ये पता लगाना है कि यहाँ पर जो 15% और 5% की दो क्रमिक छूट दी गई है, ये किस एकल छूट के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप समझिए कि हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये है और यहाँ पर क्रमिक छूट दी जा रही है। तो पहली छूट कितनी दी जा रही है, 15% की। अगर 100 रुपये वस्तु का मूल्य है और यहाँ पर अगर 15% की छूट दी जाएगी, तो फिर वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से हम 15 रुपये ही घटाएंगे, तो यहाँ पर ये जो मूल्य आएगा वो 85 रुपये आएगा। फिर उसके बाद देखिए कि यहाँ पर दूसरी छूट जो है वो 5% की दी जा रही है, तो वो 85 पर दी जाएगी, यानी कि 100 रुपये पर पहली छूट 15% दी गई है। क्रमिक छूट का अर्थ यही होता है कि पहली छूट 15% है, उसके बाद जो मूल्य आएगा उसके ऊपर 5% की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर 85 रुपये आ ही गया है, तो 85 रुपये पर हमें 5% की छूट देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें 85 का 5% निकालना होगा, जिससे हमें ये पता लगे कि कितने रुपए की छूट दी गई है। तो यहाँ पर हम हल कर सकते हैं। 5 के पहाड़े से यहाँ पर हम 100 को काट सकते हैं और ये कटेगा कितनी बार, 20 बार। फिर आप यहाँ पर 5 के पहाड़े से ही काट सकते हो, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 17। तो यहाँ पर 17/4 आया है और 17 में अगर 4 से भाग दिया जाएगा तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पर आएगा 4.25 रुपये। तो यहाँ पर 85 रुपये की वस्तु है और उस पर अब 5% की छूट दी जा रही है और वास्तव में कितने रुपए की छूट दी जा रही है, 4.25 रुपये की। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 4.25 रुपये की छूट दी जा रही है। अगर 85 रुपये की वस्तु है और उस पर 4.25 रुपये की छूट दी जा रही है, तो फिर वस्तु को बेचा कितने रुपए में जा रहा होगा। तो ये तो आप पता लगा ही सकते हो कि यहाँ पर आएगा 80.75 रुपये। अगर हम 85 में से 4.25 रुपये घटा देंगे, तो यहाँ पर जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 80.75 रुपये। तो अब हमें तो ये पता लगाना है कि छूट, एकल छूट जो है वो कितने प्रतिशत होगी। लेकिन ये किस तरह से पता लगाएंगे, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये है और दो छूट दी गई है, लगातार दी गई है। लेकिन अंतिम मूल्य पर ध्यान दीजिए कि वो मूल्य कितना है, 80.75 रुपये है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि जो 100 रुपये की वस्तु है वो 80.75 रुपये की हो गई। तो यहाँ पर छूट कितने की दी गई होगी, 19.25 रुपये की छूट दी गई होगी। आप यहाँ पर वैसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखिए कि 15 रुपये की छूट दी गई थी और यहाँ पर दी गई थी 4.25 रुपये की। तो 15 और 4 कितना होगा, 19.25 रुपये होगा। तो यहाँ पर छूट कितने की दी गई है, 19.25 रुपये की दी गई है। लेकिन आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। 19.25 रुपये की छूट दी गई है, लेकिन यहाँ पर मूल्य पहले वाला कितना था, जब छूट नहीं दी गई थी तो वो मूल्य हमने यहाँ पर 100 रुपये माना था, तो 100 ही लिखेंगे। और प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें 100 से करना होगा। 100 से 100 यहाँ पर कट ही जाएगा और आंसर आ जाएगा 19.25%। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है, दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा 60 लीटर है। एक मिश्रण है, उसमें दूध और पानी है, दूध और पानी का मिश्रण है और वो कितना है? 60 लीटर है। अब प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि इसमें 10% पानी है। अगर 10% पानी है तो 90% क्या होगा? दूध होगा। लेकिन फिर आगे दिया हुआ है कि इसमें और कितना पानी मिलाया जाए ताकि यहाँ पर जो 25% है वो क्या हो जाए? पानी हो जाए। पहले पानी कितना है मिश्रण में? 10%। अब हम और पानी मिलाएंगे जिससे कि मिश्रण में पानी कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। अगर पानी 25% होगा तो फिर दूध कितना होगा उस मिश्रण में? 75%। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि प्रश्न में दिया हुआ है कि दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा 60 लीटर है, लेकिन यहाँ पर जो ये मिश्रण बना हुआ है इसमें 10% पानी है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मिल्क और यहाँ पर हम लिख लेते हैं वाटर। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 10% है ना वो क्या है? पानी है। तो 10% का अगर हम भिन्न रूप निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 1/10 आएगा। कैसे निकाला ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें 10 लिखना चाहिए और बट्टे में क्या लिखना चाहिए? 100। क्योंकि हम 10% को भिन्न में बदल रहे हैं तो हमें लिखना होगा 10/100। 0 से 0 कट जाएगा और ये 10% किसके बराबर आ जाएगा? 1/10 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/10। तो अब यहाँ पर जो ये बट्टे में 10 लिखा हुआ है इससे तो हमें ये पता लग रहा है कि टोटल मिश्रण कितना है, वो हम यहाँ पर मान रहे हैं 10 यूनिट। लेकिन 10 का 10% किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अगर 10 यूनिट यहाँ पर कुल मिश्रण है तो उसमें 1 यूनिट क्या है? वाटर है। क्योंकि ये 10% किसका है? ये पानी का प्रतिशत है ना, तो यहाँ पर 1 यूनिट क्या है? पानी है। और 1 यूनिट पानी है और टोटल मिश्रण यहाँ पर 10 यूनिट है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि मिल्क कितना होगा? 9 यूनिट होगा। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। फिर यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये दी हुई है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि यहाँ पर जो पानी है ना वो 25% हो जाना चाहिए। तो 25% का भी हम भिन्न रूप निकाल सकते हैं। हमें लिखना होगा यहाँ पर 25/100 और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 के बराबर। तो यहाँ पर जो 25% है वो किसके बराबर होगा? 1/4 के बराबर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो बट्टे में 4 लिखा हुआ है ये तो टोटल मिश्रण है और यहाँ पर आप देखिए कि 4 का 25% होगा 1 के बराबर। तो यहाँ पर वाटर का जो ये प्रतिशत है ये 25% है, तो यहाँ पर वाटर कितना हो जाएगा? 4 यूनिट टोटल मिश्रण है तो उसमें से 1 यूनिट तो वाटर होगा और शेष बचा 3 यूनिट क्या होगा? मिल्क होगा। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अब हम प्रश्न को आगे हल कैसे करेंगे। हमें तो यहाँ पर प्रश्न में ये ज्ञात करना है कि हमने पानी की कितनी मात्रा मिलाई है। तो अगर हमने पानी मिलाया है तो यहाँ पर आप देखिए कि मिल्क का पानी के साथ जो अनुपात था वो पहले क्या था? 9:1 था। लेकिन बाद में ये अनुपात कितना हो गया है? 3:1। लेकिन वास्तव में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मिल्क की मात्रा में तो परिवर्तन होना नहीं चाहिए। मिल्क की मात्रा तो वही होनी चाहिए जो पहले थी, क्योंकि यहाँ पर हमने मिलाया मिलाया किसको है? पानी को मिलाया है। तो पानी की मात्रा चेंज होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर आप देखिए पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन मिल्क की मात्रा में परिवर्तन आ गया है। लेकिन ये परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इस परिवर्तन को हम कैसे हटाएं? आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर ये परिवर्तन हमको क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 9। लेकिन हम 3 को 9 बना सकते हैं अगर हम यहाँ पर इस अनुपात में 3 का ही गुणा कर दे। अगर यहाँ पर हम 3 में 3 का गुणा कर दे और 1 में भी हमें 3 का गुणा तो करना ही होगा क्योंकि ये अनुपात है, और यहाँ पर हमें 4 में भी 3 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि मिल्क की मात्रा 3 का गुणा 3 से करने पर कितनी हो जाएगी? 9 हो ही जाएगी। लेकिन वाटर की मात्रा यहाँ पर आप देख सकते हो 1 का गुणा 3 से करने पर 3 यूनिट हो जाएगी। यानी कि पहले यहाँ पर वाटर की मात्रा कितनी थी? 1 यूनिट थी। लेकिन जैसे ही हमने पानी मिलाया और यहाँ पर जो पानी का प्रतिशत है वो मिश्रण में 25% हो गया है, तो पानी की जो मात्रा है वो 1 से 3 यूनिट हो गई है। यानी कि हमने कितना पानी मिलाया है? आप यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर हमने कितना पानी मिलाया है। पहले पानी कितना था? 1 यूनिट था, लेकिन अब पानी कितना हो गया है? 3 यूनिट हो गया है। तो यहाँ पर हमने पानी कितना मिलाया है? 2 यूनिट मिलाया है। लेकिन हमें आंसर यूनिट में नहीं देना है, आंसर तो हमें लीटर में देना है। तो लीटर में आंसर हम कैसे निकालेंगे? तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको इतना समझ में आ गया है कि 2 यूनिट पानी हमने मिलाया है, लेकिन हमें यूनिट में आंसर नहीं देना है, हमें लीटर में आंसर देना है। तो यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है प्रश्न में कि 60 लीटर मिश्रण की मात्रा थी पहले। दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा कितनी थी?
60 लीटर, ये पहले वाली मात्रा है। फिर इसमें पानी मिलाया गया। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि टोटल मिश्रण है ना, वो कितना था, पहले 10 यूनिट था। लेकिन जैसे ही हमने पानी और मिला दिया, यानी कि 2 यूनिट पानी मिलाया था ना, तो 4 गुणा 3 ये कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि 10 से कितना हो गया है, ये 12 हो गया है 2 यूनिट पानी मिलाने पर। लेकिन पहले वाली मात्रा जो थी वो मिश्रण की कितनी थी, 10 यूनिट थी ना। और प्रश्न में ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 60 लीटर के बराबर दे रखी है। तो यहाँ पर 10 यूनिट किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिए, 10 यूनिट होगा 60 लीटर के बराबर। और हमें ज्ञात करना है कि 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले जो मात्रा थी मिश्रण की वो 10 यूनिट थी, लेकिन अब कितनी हो गई है, 4 गुणा 3 करने पर 12। 2 यूनिट यहाँ पर पानी मिलाया गया है, इस कारण ये 10 से 12 हो गई। लेकिन प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा तो 10 यूनिट थी ना, और प्रश्न के अनुसार ये 60 लीटर के बराबर है। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, कि एक यूनिट किसके बराबर होगा, 60 में हमें 10 का भाग देना होगा और ये आ जाएगा 6 लीटर के बराबर। जब एक यूनिट यहाँ पर 6 लीटर के बराबर आ ही गया है, तो हमें तो ये पता लगाना है कि कितना पानी मिलाया गया है। पानी हमने यहाँ पर 2 यूनिट मिलाया गया है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। जब एक यूनिट यहाँ पर 6 लीटर के बराबर है, तो 2 यूनिट यहाँ पर किसके बराबर होगा, 12 लीटर के बराबर होगा। तो पानी कितना मिलाया गया है, 12 लीटर मिलाया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, राम और श्याम एक निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं और राम, श्याम और मोहन मिलकर इस कार्य को पूरा करने में 4 घंटे का समय लेते हैं। अकेला मोहन उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि राम और श्याम अगर एक कार्य को करेंगे ना, तो 6 घंटे का समय लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि राम और श्याम अगर किसी कार्य को करते हैं तो 6 घंटे का समय लेते हैं। लेकिन राम, श्याम और मोहन मिलकर अगर उसी कार्य को करेंगे तो फिर 4 घंटे में ही कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, राम है, श्याम है और मोहन है, ये तीनों मिलकर अगर उसी कार्य को करेंगे तो 4 घंटे का समय इनको लगेगा। हमें तो ये ज्ञात करना है कि जो अकेला मोहन है ना, वो उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर हम पहले तो मान लेते हैं कि कुल कार्य कितना होगा। यहाँ पर ये घंटों की संख्या दी हुई है 6 और 4। इन घंटों की संख्या का अगर लैसे लिया जाएगा तो कितना आएगा, यानी कि 6 और 4 का लैसे लेने पर 12 आएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 12 यूनिट क्या होगा, यहाँ पर टोटल वर्क होगा। तो यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया है कि कुल कार्य कितना है, 12 यूनिट है। तो अब हम यहाँ पर पता लगाते हैं कि यहाँ पर इनकी दक्षता कितनी है। दक्षता से हमें ये पता लगेगा कि ये 1 घंटे में कितना कार्य कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो राम और श्याम अगर मिलकर कार्य करते हैं तो पूरा जो कार्य है वो 6 घंटे में समाप्त कर देते हैं। तो हमें ये पता लगाना होगा कि यहाँ पर ये 1 घंटे में कितना कार्य कर सकते हैं। तो आपको पता है कि कुल कार्य कितना है, 12 यूनिट है ना, और इसी 12 यूनिट कार्य को करने में ही तो उनको 6 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ पर हम 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 यूनिट, यानी कि ये 1 घंटे में कितना कार्य करेंगे, राम और श्याम मिलकर 1 घंटे में 2 यूनिट कार्य कर सकते हैं। तो राम और श्याम की कुल मिलाकर जो दक्षता होगी वो 2 यूनिट होगी, 2 यूनिट प्रति घंटा। इसी प्रकार हम राम, श्याम और मोहन इन तीनों की भी कुल मिलाकर दक्षता निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि कुल कार्य 12 यूनिट है और ये तीनों अगर कार्य करते हैं तो 4 घंटे का समय लेते हैं। तो 1 घंटे में ही तो पता लगाना है कि ये कितना कार्य कर सकते हैं। तो 12 यूनिट कुल कार्य है और इसी कार्य को पूरा करने में 4 घंटे का इनको समय लगता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इन तीनों की कुल मिलाकर दक्षता आ जाएगी, 4 से ये 12 कटेगा 3 बार और यहाँ पर इनकी दक्षता आ जाएगी तीनों की कुल मिलाकर कितनी, 3 यूनिट प्रति घंटा। तो यहाँ पर अब हमें क्या पता लगाना है कि जो अकेला मोहन है ना, वो उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो हमें ये तो पता लगे कि मोहन की दक्षता क्या है, यानी कि मोहन जो है वो 1 घंटे में कितना कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर आपको इतना पता है कि राम और श्याम की कुल मिलाकर दक्षता कितनी है, 2 यूनिट है, यानी कि 1 दिन में वह 2 यूनिट कार्य कर सकते हैं या फिर 1 घंटे में वह 2 यूनिट कार्य कर सकते हैं। और राम, श्याम और मोहन की जो दक्षता है वो कितनी है, 3 यूनिट प्रति घंटा है। तो वह 1 घंटे में 3 यूनिट कार्य कर सकते हैं।
तो हमें ये पता लग रहा है कि तीनों की कुल मिलाकर दक्षता 3 यूनिट कार्य करने की है और दोनों को मिलाकर 2 यूनिट है। तो यहाँ पर मोहन ही तो एक्स्ट्रा जुड़ा है जिसके कारण 1 यूनिट कार्य ज़्यादा हो रहा है। तो मोहन की दक्षता क्या होगी? मोहन की दक्षता होगी 1 यूनिट प्रति घंटा। यानी कि मोहन जो है ना वो 1 घंटे में 1 यूनिट कार्य कर सकता है। तो हमें तो पता लगाना है कि ये 12 यूनिट कार्य को वह कितने समय में पूरा करेगा। जब 1 घंटे में उससे 1 यूनिट कार्य ही हो रहा है तो 12 यूनिट कार्य करने के लिए उसे 12 घंटे लगेंगे। तो प्रश्न में यही पूछा गया था कि मोहन जो अकेला उस कार्य को करे तो कितना समय में पूरा करेगा, तो 12 घंटे का समय उसको लगेगा और यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 5 वर्ष पहले 16% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर लिए गए एक ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 रुपये का भुगतान किया। उसने कितना ऋण लिया था? यानी कि हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि कितना मूलधन है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने 5 वर्ष पहले 16% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार लिया था रुपया और उसने ब्याज के रूप में कितना रुपया चुकाया? 5 वर्ष बाद 9600 रुपये का भुगतान किया ब्याज के रूप में केवल। और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि मूलधन क्या होगा। तो आप मान लीजिए कि मूलधन क्या होगा? 100 रुपये होगा। अगर हम यहाँ पर मूलधन 100 रुपये मानते हैं ना, तो हम यहाँ पर 1 वर्ष की ब्याज तो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन फिर हम 1 वर्ष की ब्याज कैसे निकालें? आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर दर दी हुई है ना वो 16% वार्षिक दर है। तो यहाँ से हम 1 वर्ष का ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मूलधन 100 रुपये है ना तो 1 वर्ष का ब्याज तो 16 रुपये ही होगा। फिर आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो ब्याज का प्रकार है ना वो कौन सा है? साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज है तो हर वर्ष के लिए ब्याज जो होगा वो समान होगा। जैसे कि पहले वर्ष के लिए ब्याज 16 है ना तो दूसरे वर्ष का ब्याज भी 16 रुपये ही होगा। तो यहाँ पर हम 5 वर्ष का ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो करना ही क्या है? 16 में हम 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80 रुपये ब्याज। यानी कि अगर मूलधन 100 रुपये है तो 5 वर्ष का जो ब्याज है ना, दर यहाँ पर 16% है तो 5 वर्ष का ब्याज 80 रुपये हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया है कि 5 वर्ष का जो ब्याज है वो 80 रुपये है। लेकिन प्रश्न में तो यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है। आप ध्यान दीजिए कि प्रश्न में तो वैल्यू कितनी दी हुई है? 9600 रुपये दी हुई है। तो आप मान लीजिए कि जो ये 80 यूनिट है ना, ये किसके बराबर होगा? आपको पता है कि जब हमने मूलधन 100 रुपये माना है या फिर 100 यूनिट माना है तो उसके अनुसार तो ब्याज 80 यूनिट आया है। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये ब्याज किसके बराबर है? 9600 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर 9600 में 80 से भाग देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 0 से 0 कट जाएगा और 8 के पहाड़े से हम यहाँ पर 960 को काटेंगे तो ये कटेगा 120 बार। तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर आएगा 120 रुपये। लेकिन हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि कितना ऋण लिया था, यानी कि कितना रुपया उधार लिया था। तो यहाँ पर जो मूलधन है वही हमें ज्ञात करना है। मूलधन हमने क्या माना था? 100 यूनिट माना था ना। तो यहाँ पर हमें जब पता लग गया है कि 1 यूनिट किसके बराबर है? 120 रुपये के बराबर है। तो फिर 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? हमें करना क्या होगा? 1 यूनिट यानी कि 120 रुपये और इसमें गुणा करना होगा हमें 100 से और आंसर आ जाएगा यहाँ पर 12,000 रुपये। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा।